आज हम चैप्टर 14 एक्सरसाइज 14.2 को सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज 14.2 में हमें बहुलक के बारे में पढ़ना है कि बहुलक क्या होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो बहुलक है वो केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप होता है। मैंने आपको बताया था हमारे पास माध्य, माध्यिका और बहुलक, ये तीन चीजें होती हैं जो गणित में एक शाखा है, ब्रांच है सांख्यिकी। इस सांख्यिकी के अंतर्गत केंद्रीय प्रवृत्ति के जो माप होते हैं वो माध्य, माध्यिका, बहुलक होते हैं। मैंने आपको 14.1 में माध्य को पढ़ा दिया था। आज हम एक नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो कि केंद्रीय प्रवृत्ति का ही एक दूसरा माप है जिसको आप बहुलक कह सकते हैं। चलिए इस बहुलक को समझते हैं और फिर बहुलक को हम अलग अलग श्रृंखला में, यानी कि सीरीज कह सकते हैं, आप श्रृंखला कह सकते हैं या आंकड़े कह सकते हैं, उनमें हम फाइंड करना सीखेंगे। तो बहुलक को अगर मैं परिभाषित करूं तो बहुलक जो है, बहुलक किसी श्रृंखला का, श्रृंखला का मतलब क्या है? आंकड़े। श्रृंखला को हम आंकड़े भी कह सकते हैं, डेटा कह सकते हैं। बहुलक जो है किसी, या फिर मैं लिखूं इस प्रकार से, दिए हुए आंकड़ों का वह मान होता है जो सबसे अधिक बार आता है। इसका मतलब जो भी आपके पास आंकड़े हैं उन आंकड़ों में देखिए कि कौन सी संख्या है जो सबसे अधिक बार रिपीट हुई है, उसी संख्या को ही हम उस डाटा का या उन आंकड़ों का बहुलक कहेंगे। अगर मैं इस चीज को समझाने के लिए, चलिए मैं एक उदाहरण लेता हूं। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए मैंने कुछ आंकड़े लिए हैं, या फिर मैं चलिए आगे समझा दूंगा आपको। तो मैंने आपको बताया कि जो बहुलक है वो किसी दिए हुए आंकड़ों का वह मान होता है जो सबसे अधिक बार आता है। ये इसकी परिभाषा है। जब आप इसको उदाहरण से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बहुलक को हम तीन अलग अलग सीरीज में, यानी कि डेटा में फाइंड करना सीखेंगे। पहला हम इसको व्यक्तिगत श्रृंखला में देखेंगे कि जो व्यक्तिगत आंकड़े होते हैं, या व्यक्तिगत श्रृंखला भी कह सकते हैं, इंडिविजुअल सीरीज भी कह सकते हैं। इसके अंदर हम बहुलक को फाइंड अलग तरीके से करते हैं। दूसरा जो वर्गीकृत आंकड़े होते हैं, वर्गीकृत आंकड़े जो होते हैं उसके अंदर बहुलक को हम फाइंड करते हैं। इसके अलग फॉर्मूले हैं या अलग मेथड है। तीसरा है अवर्गीकृत आंकड़े। तो हमारे पास तीन प्रकार के सीरीज होते हैं, डेटा होती हैं, या फिर आप कह सकते हैं आंकड़े होते हैं। तो इन सभी में हम अलग अलग तरीके से बहुलक को फाइंड करते हैं। चलिए हम सबसे पहला लेते हैं व्यक्तिगत आंकड़े और उसके अंदर बहुलक को ज्ञात करना सीखते हैं।
तो सबसे पहले मैंने लिया यहाँ पर व्यक्तिगत आंकड़े। इस व्यक्तिगत आंकड़े में हम अगर बहुलक ज्ञात करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। मान लीजिए हमारे पास कुछ बच्चों के जेब खर्च हैं, या आप किसी भी तरह के आंकड़े ले सकते हैं। मान लीजिए कि कुछ बच्चों के हमारे पास 10 बच्चे हैं, उन सभी के जेब खर्च से संबंधित हमारे पास आंकड़े हैं। तो ये मैं जेब खर्च लिख देता हूँ। जेब खर्च से संबंधित आंकड़े, और ये आपका रुपए में है, और इसमें किसी का 2 रुपये जेब खर्च है। मैं 10 बच्चों का लूँगा, ज़्यादा नहीं। किसी का 6 रुपये है, किसी का 5 रुपये है, किसी का 0 रुपये है, किसी का 2 रुपये है, फिर किसी का 1 रुपये है, फिर किसी का 3 रुपये है, फिर किसी का 2 रुपये है, फिर किसी का 3 रुपये है। ये मैंने 10 विद्यार्थियों के जेब खर्च को यहाँ पर आंकड़ों के रूप में दिखाया है। ये मेरे पास क्या है, आंकड़े हैं। कौन से आंकड़े हैं, ये व्यक्तिगत आंकड़े। अगर मैं कहूँ कि इन आंकड़ों का मुझे बहुलक बताइए, तो आप इसको सिर्फ ऑब्जर्वेशन करके ही फाइंड कर सकते हैं। आप देखिए कि कौन सी संख्या सबसे अधिक बार रिपीट हुई है, क्योंकि ये तो मैंने आपको आंकड़े दिखा दिए। अब फॉर्मूला क्या है, देखिए बहुलक ज्ञात करने के लिए किसी दिए हुए आंकड़ों का व्यवमान जो सबसे अधिक बार आता है। यहाँ पर अगर मैं पूछूं 2 कितनी बार है, तो 1 2 बार है 2। अगर मैं कहूँ यहाँ पर 6 कितनी बार है, तो 6 यहाँ पर 1 बार है। 5 कितनी बार है, 1 बार है। 1 कितनी बार है, 1 बार है। 0 1 बार है। 3 कितनी बार है, 1 2 2 बार है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको समझाने के लिए एक विद्यार्थी का और बढ़ा देता हूँ। ये चलिए 12 विद्यार्थी का ले लेते हैं। 12 विद्यार्थी का ले लेंगे तो ठीक रहेगा। तो मैंने इसको जो है 4 कर दिया कि किसी विद्यार्थी का जेब खर्च 4 रुपये भी है, तो फिर किसी का 3 रुपये है। तो अब मेरे पास जो है कितने विद्यार्थी को जेब खर्च है आंकड़ों के रूप में, 12 विद्यार्थियों का। तो अब फिर से आप उस चीज़ को फॉलो कीजिए कि यहाँ पर 4 कितनी बार है, 4 यहाँ पर 1 बार है। 3 कितनी बार है, 3 यहाँ पर 3 बार है। तो अगर मैं पूछूं कि बताइए आप मुझे कि कौन सी संख्या सबसे अधिक बार आई इसके अंदर, तो आप देखेंगे सबसे अधिक बार यहाँ पर आया है 3, जो कि 1 2 3 सबसे अधिक बार है। और ये कितने विद्यार्थियों का जेब खर्च है, 12 विद्यार्थियों का। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो बहुलक है वो 3 है, क्योंकि 3 ऐसी संख्या है जो इन आंकड़ों में सबसे अधिक बार आया हुआ है। तो इस प्रकार से आप किसी भी व्यक्तिगत श्रृंखला में बहुलक को ज्ञात कर सकते हैं। व्यक्तिगत श्रृंखला में बहुलक को ज्ञात करना बहुत ही आसान होता है। इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अब मैं आपको अवर्गीकृत आंकड़ों में माध्य ज्ञात करना सिखाऊंगा। तो दूसरा हम ले रहे हैं अवर्गीकृत, ये थोड़ा सा मंत्र यहाँ पे भी आएगी। अवर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना, ये हमारा टॉपिक है अवर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना। अब हम ये सीखेंगे। तो चलिए इसको भी करते हैं।
मान लीजिए हमारे पास इसमें xi है, इसमें आपको xi दे देगा, जिसको आप कुछ भी मान सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर आपको ये कुछ भी xi में नंबर हो सकता है। मान लीजिए आपका ये 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, 20 हो सकता है, 25 हो सकता है, 18 हो सकता है, 23 हो सकता है, 16, मतलब इस प्रकार से आप कोई भी मतलब कुछ भी मान सकते हैं। डेटा के रूप में मैंने आपको दिखाया है। ये आपके कुछ भी इसमें आप मान सकते हैं। ये आप इसको अगर डेटा के रूप में देखें तो इसको आप कुछ भी मान लीजिए। आप किसी क्लास में बच्चों की संख्या मान सकते हैं कि किसी क्लास में 5 बच्चे हैं, किसी क्लास में 10 बच्चे हैं, किसी क्लास में 15 बच्चे हैं, किसी क्लास में 20 बच्चे हैं, किसी क्लास में 25 बच्चे हैं, किसी क्लास में 18 बच्चे हैं, किसी क्लास में 23 बच्चे हैं, किसी क्लास में 16 बच्चे हैं। तो मतलब आप कुछ भी इन आंकड़ों को मान सकते हैं। अच्छा, जो अवर्गीकृत आंकड़े होते हैं इसके अंदर एक चीज और दिया रहता है जिसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, यानी कि बारंबारता, यानी कि एफ बोलते हैं। तो जब भी आप फ्रीक्वेंसी देगा तो वो कुछ भी दे सकता है। मान लीजिए इसकी फ्रीक्वेंसी 10 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 5 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 3 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 12 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 9 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 17 है। तो ये जो आंकड़े हैं इसके अंदर आपको xi देगा, मतलब इस प्रकार से, और इसमें आपको एक फ्रीक्वेंसी बारंबारता भी, दो चीजें दिया हुआ रहेगा। तो इस प्रकार की सीरीज जिसके अंदर बारंबारता भी हो और साथ में x भी दिया हो, कुछ भी हो सकता है। इसका x की जगह आप कोई भी नाम मान सकते हैं कि कुछ भी किसी भी समस्या से संबंधित हो सकते हैं आंकड़े। मान लीजिए ये किसी भी तरीके से कुछ बच्चों का पॉकेट जेब खर्च भी मान सकते हैं कि कुछ बच्चों का ये जेब खर्च भी हो सकता है, ऐसे भी समझ सकते हैं आप। और ये उनका बारंबारता हो गई। तो जब इस प्रकार के आंकड़ों में आप बहुलक ज्ञात करने जाएंगे तो इस प्रकार के आंकड़ों में बहुलक ज्ञात करना और भी आसान होता है। इसमें बस आपको देखना है और लिख देना है। देखिए, जब मैं इसके आंसर में लिखूंगा तो बहुलक बराबर, अब मुझे बताइए कि इसके अंदर फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी कौन सी है। तो जब आप देखेंगे कि 10, 5, 3, 2, 1, 12, 9, 17, तो सबसे आपने देखा सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी यानी कि बारंबारता 17 है। तो 17 का जो भी आइटम है या जो भी उसका नंबर है, जैसे कि 17 में 17 तो बारंबारता है, इसकी xi वैल्यू का मतलब ये वाली वैल्यू, xi वैल्यू 17 वाले का 16 है। तो यही आपका क्या है, बहुलक है 16। तो 10 अगर बारंबारता है तो उसकी वैल्यू 5 है, ऐसे ही समझ सकते हैं आप। 5 बारंबारता है तो उसकी वैल्यू 10 है। बारंबारता 12 है तो उसकी वैल्यू 18 है। बारंबारता 9 है तो उसकी वैल्यू 23 है। सॉरी, बारंबारता अगर 17 है तो उसकी वैल्यू 16 है। तो यही जो सबसे बड़ी बारंबारता इसके अंदर आप देखेंगे, उसकी जो भी वैल्यू है, चाहे वो बारंबारता कुछ भी हो, बस सबसे बड़ी बारंबारता आपको पहचान करनी है और उसका मान देखना है कि उसकी xi वैल्यू कितनी है। xi वैल्यू का मतलब ये, इनमें से कौन सा है वो, तो वही आपका आंसर होगा। इस प्रकार से आप अवर्गीकृत आंकड़ों में माध्य को ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं किसके ऊपर, वर्गीकृत आंकड़ों के ऊपर। देखिए,
अगर आप वर्गीकृत आंकड़ों में माध्य ज्ञात करने जाएंगे, वर्गीकृत आंकड़ों में माध्य नहीं, बहुलक। अगर आप वर्गीकृत आंकड़ों में बहुलक ज्ञात करने जाएंगे, ज्ञात करना, तो अगर आप वर्गीकृत आंकड़ों में बहुलक ज्ञात करने जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और याद रखना पड़ेगा, ताकि आप उस फॉर्मूले का प्रयोग केवल वर्गीकृत आंकड़ों में बहुलक ज्ञात करने के लिए करेंगे। तो बहुलक जो होता है, मैं लिखूंगा यहाँ पर फॉर्मूला, पहले बता देता हूँ। बहुलक ये आपका वर्गीकृत आंकड़ों में बहुलक ज्ञात करने का सूत्र है। क्या सूत्र है? बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा में H। ये हमारा फॉर्मूला है। ये वो फॉर्मूला है जिससे आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। इस बहुलक में ये L, F1, F0, F1, F0, F2 ये अपने आप में कुछ इनका अर्थ भी होता है। जैसे कि यहाँ पर जो L है, यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ पर जो L है, L का मतलब क्या है? ये बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है। अभी मैं आपको सिर्फ लिख के दिखा रहा हूँ। जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको बहुलक वर्ग भी बताऊंगा कि बहुलक वर्ग क्या होता है, और उस बहुलक वर्ग की जो भी निम्न सीमा होगी उसी को हम L मानेंगे। क्या मानेंगे? L मानेंगे। और फिर जो भी H है, H क्या है? H होता है वर्ग अंतराल की माप। वर्ग अंतराल की माप, ये इसको आप वर्ग माप भी कह सकते हैं, वर्ग माप भी कह सकते हैं, या वर्ग अंतराल की माप भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? वर्ग अंतराल की माप। अभी सिर्फ आप इसको देख लीजिए। जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको इजीली सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, बहुत ही आसानी से। ये सारी बातें कि L क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है, H क्या है, वो सारी बातें आपकी समझ में ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि F1 क्या है। तो जो F1 है, ये जो F1 है, इस फॉर्मूले के अंदर F1 क्या है? F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता है। क्या है? जो भी क्वेश्चन में बहुलक वर्ग है, उस बहुलक वर्ग की क्या है? ये बारंबारता है। हम उसको आसानी से पहचान कर पाते हैं, और मैं उसको आपको बताऊंगा कि आप कैसे करेंगे। उसके बाद इसमें F2 भी होता है, F0 भी होता है। तो F2 क्या है? F2 है बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाली बारंबारता। तो F2 को मैं यहाँ लिख देता हूँ। जो F2 है, ये बहुलक वर्ग के ठीक
बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता है। एक लास्ट चीज बची है इसके अंदर, F0 L हो गया, H हो गया, F1 हो गया, F2 हो गया, F0 और बचा हुआ है। F0 मतलब बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता आप कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? F0 को बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। तो मैंने आपको ये फॉर्मूला बता दिया है जो आप वर्गीकृत आंकड़ों में बहुलक ज्ञात करने के लिए प्रयोग करेंगे। L जो है ये बहुलक वर्ग है। मैं आपको सिखाऊंगा कि आप बहुलक वर्ग की पहचान कैसे करेंगे। बहुत ही आसान होता है। तो उस बहुलक वर्ग की निम्न सीमा लेंगे हम, क्योंकि दो सीमाएं होती हैं, मैंने आपको बताया था। निम्न सीमा होती है और ऊपरी सीमा होती है किसी भी वर्ग की, यानी कि वर्ग अंतराल की। ये उसी की बात कर रहा है। H होता है वर्ग माप या फिर वर्ग अंतराल की माप कह सकते हैं। F1 क्या है? ये बहुलक वर्ग की बारंबारता है। F2 क्या है? बहुलक वर्ग से ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता है। F0 क्या है? बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता है। तो ये सब चीजें आप अपने दिमाग में रखिए। जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो चलिए अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं वर्गीकृत आंकड़ों का और इस फॉर्मूले का प्रयोग करके देखते हैं कि आप वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे। तो चलिए एक उदाहरण लेके समझते हैं। मैं यहाँ पर जो है वर्गीकृत आंकड़े ले रहा हूँ। वर्गीकृत आंकड़े, इसमें मैंने लिया वर्ग अंतराल। यहाँ पर मुझे क्लास इंटरवल लेना पड़ता है जिसको CI बोलते हैं। तो क्लास तो क्लास इंटरवल को हम क्या, मैंने आपको बताया था, क्लास इंटरवल को हम क्या लिखेंगे? वर्ग अंतराल। तो चलिए ये रहा आपका वर्ग अंतराल, जिसका मतलब होता है क्लास इंटरवल, जिसको आप CI भी कह सकते हैं। तो वर्गीकृत आंकड़ों में आपको वर्ग दिए रहते हैं। वर्ग का मतलब इस प्रकार से, मान लीजिए हमारे पास पहला वर्ग अंतराल है 1 से 3, दूसरा है 3 से 5, तीसरा है 5 से 7, फिर है 7 से 9, फिर है 9 से 1। ये सब क्या है हमारे पास? ये सब वर्ग अंतराल है। यही है आपका वर्ग अंतराल। तो वर्गीकृत आंकड़ों में वर्ग अंतराल में तो बारंबारता भी दी रहती है, जिसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, यानी कि F बोलते हैं। मान लीजिए इस वर्ग अंतराल की जो बारंबारता है वो 7 है, इसकी 8 है, इसका 2 है, फिर इसका भी 2 है, इसका 1 है। तो ये सब चीजें आपको समझ में आ गया होगा कि यही है हमारे पास वर्गीकृत आंकड़े, जिसको आप बोलते हैं, इसको वर्गीकृत आंकड़े बोलेंगे। देखिए, जब आप इस प्रकार के आंकड़ों में बहुलक ज्ञात करते हैं तो आपको फॉर्मूला प्रयोग करना होता है। सूत्र लिखिए, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F, क्या था? F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस
F2 और गुणा में H, ये है बहुलक का फॉर्मूला। तो देखिए कैसे किया जाएगा। अच्छा, ये आपका क्या है, ये वर्ग अंतराल है, तो इसको बोलेंगे हम वर्ग। ये भी एक वर्ग है, 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 ये सब वर्ग होते हैं। अब बात करते हैं इसके अंदर हम, हर एक वर्ग की अपने आप में दो सीमाएं होती हैं। आप इनमें से कोई भी वर्ग लें, इसमें दो सीमाएं हैं, एक तो बड़ी संख्या है और एक छोटी संख्या है। तो बड़ी संख्या को बोलेंगे ऊपरी सीमा और छोटी संख्या को बोलेंगे निम्न सीमा। जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूं तो ऊपरी सीमा 7 है, निम्न सीमा 5 है। इसकी बात करो, ऊपरी सीमा 9 है, निम्न सीमा 7 है। इसमें ऊपरी सीमा बड़ी संख्या, इसके अंदर तो उल्टा हो जाएगा क्योंकि ऊपरी सीमा हमेशा इस तरफ होनी चाहिए। अच्छा, तो ये 9 से 11 है, सॉरी क्लास इंट्रोल में ये क्या है, 9 से 11 है। हाँ ठीक है। अब तो ऊपरी सीमा यहाँ 11 है और निम्न सीमा 9 है। तो यही थी हमारी सीमाएं। हर एक वर्ग में, हर एक वर्ग अंतराल की दो सीमाएं होती हैं। तो पहली चीज लेते हैं, L क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है। तो पहले तो हम बहुलक वर्ग देख लेते हैं कि बहुलक वर्ग कौन सा है। देखिए, इन सभी में से कोई एक वर्ग है जो बहुलक वर्ग है, उसकी हमें पहचान करना है। इसमें से कौन सा वर्ग है जो बहुलक वर्ग कहलाएगा। तो ये हमें बताता है ये बारंबारता। आप देखिए कि कौन सी बारंबारता है जो सबसे बड़ी है। तो बारंबारता तो हमारे पास 1 भी है, 2 है, 8 है, 7 है, लेकिन सबसे बड़ी 8 है। तो 8 के साथ वाली जो बारंबारता है, सॉरी वर्ग अंतराल है, उस वर्ग अंतराल को हम बोलेंगे बहुलक वर्ग। क्या बोलेंगे इसे, यही है हमारा बहुलक वर्ग। जी 3 और 5 क्या है, बहुलक वर्ग है। कैसे पता लगा, जो भी सबसे बड़ी बारंबारता है उसका जो भी वर्ग अंतराल है वो बहुलक वर्ग है। L क्या होता है, बहुलक वर्ग की पहचान हो गई, निम्न सीमा। तो बहुलक वर्ग में निम्न सीमा क्या है, ऊपरी सीमा 5 है, निम्न सीमा 3 है। तो इसका मतलब L कितना मिल गया आपको, निम्न सीमा यानी कि 3 मिल गया। ये आप लिख सकते हैं। अब देखिए क्या है उसके बाद, इसके बाद अगर वर्ग माप की देखें तो पता चल जाएगा। फिर हम ले लेते हैं F1। F1 क्या है, F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता है। F1 क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो देखिए बहुलक वर्ग ये है, बहुलक वर्ग की बारंबारता 8 है, तो यही है आपका F1। बहुलक वर्ग की बारंबारता कितनी है, 8 है, यही आपका F1 है। अब क्या कह रहा है, F2 किसको कह रहा है कि बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता। देखिए बहुलक वर्ग ये है, इसके ठीक बाद वाली वर्ग कौन सा है, ये है। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वही है F2, ठीक इसके बाद वाली। तो F1 जो भी आपका F1 है, मैं तो आपको ऐसे समझा दूंगा, याद रखिएगा। जो भी F1 की वैल्यू है, ठीक उसके बाद वाली जो संख्या है वो हमेशा F2 होती है। F1 के ठीक पहले वाली संख्या को F0 बोलते हैं। देखिए बहुत ही इजी है, इनकी बहुत ही आसान है इनको पहचान करना। जब आप बहुलक वर्ग पहचान कर लें और F1 पहचान कर लें, क्योंकि बहुलक वर्ग की जो भी बारंबारता है वही F1 है,
F1 के ठीक पहले वाला जो भी बारंबारता है वो हमेशा F0 होता है। F1 के ठीक बिल्कुल बाद वाला जो भी बारंबारता है वो आपका F2 है। ऐसा हमेशा होता है। F1 के पहले वाली बारंबारता F0, F1 के बाद वाली बारंबारता F2। हो गई पहचान आपको? ठीक है, तो वैल्यूज रखते हैं अब हम। तो F1 की जगह मैं रखूंगा 8 माइनस F0 की जगह रखूंगा 7, फिर नीचे 2 गुणा, क्योंकि इनके बीच में गुणा रहेगा। ये 2F1 है ना, इसलिए F1 कितना है? 8 है, माइनस F0 कितना है? F0 7 है, F2 कितना है? 2 है, गुणा H देखिए कितना है? H समझना और भी आसान है। देखिए H क्या है? वर्ग माप। वर्ग माप का मतलब क्या? इन सब में कितने कितने का अंतर है। तो आप अगर ध्यान से देखिए कि इनके बीच में 2 का अंतर है, यहाँ 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 2 का अंतर है, तो आपको अंतर कितना मिलेगा? 2 मिल जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, आपको जो मिलेगा वो इस वर्गीकृत आंकड़ों का क्या रहेगा? बहुलक रहेगा। देखिए 3 प्लस 8 में से 7 घटाएंगे तो आपको 1 मिलेगा। बटे में आते हैं, 2 अठे 16 माइनस 7 ये और 2 ये, तो ये भी लिखना पड़ेगा हमें। और फिर गुणा में कितना है? 2 है। मैंने तो पहले स्टेप में इन दोनों की गुणा करी है, फिर -7 -2 ऐसे ही लिख दिया है। अब इसको सॉल्व करिए आगे। तो हम आगे लिखेंगे बहुलक बराबर, देखिए एक तो ऊपर है, बटे में आते हैं 16, पहले लिख दीजिए, -7 और -2, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 7 और 2 9, यानी कि माइनस का ज़्यादा है, दोनों ही माइनस में है तो माइनस का निशान रहेगा, 9 आ गया। और गुणा में कितना रहेगा? 2। अब आप क्या करेंगे? कैलकुलेशन, 1 बटे में 16 में से 9 घटाइए, 9 7 16, 7 आएगा। और गुणा में क्या रहेगा? 2। इसके नीचे कुछ नहीं लगाइए, 2 की गुणा में करेंगे 2, 7 की गुणा में करेंगे 7, मैंने गुणा कर दिया है। जब आप इस 2 को, 1 मिनट, हमारे पास मैंने इसकी कैलकुलेशन तो कर ली, लेकिन ये +3 भी तो चल रहा है, 3 तो मैंने छोड़ दिया। देखिए आप, +L भी तो था, 3 वैल्यू छूट गई है। तो मैं यहाँ पर +3 यहाँ लिख दे रहा हूँ, +3 फिर मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। और क्योंकि मुझे 2/7 में भी 3 जोड़ना है तो सामने जगह नहीं है, मैं इसे इधर लिख दे रहा हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं इसको सीधा कर लेता हूँ, 3 बाद में आना चाहिए, प्लस इसकी कैलकुलेशन को मिला हमें 2/7, मतलब यहाँ मैंने बाद में लिख दिया है, लेकिन यहाँ मैंने ठीक कर दिया है कि 3 पहले है, फिर इसकी कैलकुलेशन, इसकी कैलकुलेशन, कितना मिला? 2/7। अब आप क्या करेंगे? 3 प्लस इस 2 को 7 से भाग करिए। तो जब आप इसको भाग करेंगे 2 को 7 से, तो आप पॉइंट लगाएंगे 0, 7 दूनी 14, तो ये आपको मिलेगा 6 मिलेगा, पॉइंट लगा 0, 7 अट्ठे हो जाएगा 56, 4 मिलेगा, 7 बचे 35। तो मान लीजिए आपको मिला 0.285। तो अब आप क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपको मिल जाएगा 3.285। ये जो आपका आंसर आया है 3.285, यही जो है इन आंकड़ों का क्या है? बहुलक है। तो वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना बहुत आसान होता है। आप सिर्फ इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे एक्सरसाइज में। जब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 14.2 में, तो आपको हर बार यही फॉर्मूला प्रयोग करना है।
इसी फॉर्मूले से ही आप बहुलक को ज्ञात करेंगे, क्योंकि आपने देखा कि व्यक्तिगत जो आंकड़े होते हैं उसमें बहुलक को सिर्फ देखकर, ऑब्जर्वेशन करके ही हम इसको बता सकते हैं कि बहुलक क्या है। फिर आपने देखा कि जो अवर्गीकृत आंकड़े हैं उनको भी आप सिर्फ देख के ही बता सकते हैं, लेकिन जो वर्गीकृत आंकड़े हैं इसके अंदर ऐसा नहीं किया जा सकता है, इसमें हमें नहीं पता चलेगा। तो इसलिए बहुलक ज्ञात करने के लिए वर्गीकृत आंकड़ों में ये फॉर्मूला बनाया हुआ है। इस फॉर्मूले से आप बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज पे आते हैं, देखते हैं एक्सरसाइज में क्या दिया है। एक्सरसाइज 14.2 क्वेश्चन नंबर 1। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है पहले क्वेश्चन में? पहले क्वेश्चन में कह रहा है एक्सरसाइज 14.2 में टोटल कितने क्वेश्चन है इसके अंदर? टोटल हैं हमारे पास 6 क्वेश्चन। तो देखिए फिर पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। आयु दिया है, मतलब वर्ग अंतराल, फिर रोगियों की संख्या भी दिया हुआ है। कह रहा है उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। मतलब 2 चीजें पूछ रहा है, वो बहुलक भी पूछ रहा है और माध्य भी पूछ रहा है। तो माध्य ज्ञात करना तो हमें आता है। फिर कह रहा है कि दोनों केंद्रीय प्रवृत्तियों की मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। ठीक है, हम बहुलक और माध्य की तुलना भी करेंगे और व्याख्या भी कर देंगे, लेकिन अभी तो सबसे पहले काम है कि हम बहुलक ज्ञात करें और माध्य ज्ञात करें। तो इन आंकड़ों को पहले हमें लिखना पड़ेगा। चलिए आंकड़ों को लिखते हैं। तो आप कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आप लिखिए, इसके अंदर बहुलक ज्ञात करेंगे हम। तो इसमें आपको CI क्लास इंटरवल लिखना पड़ेगा। लिखिए क्लास इंटरवल 5 से 10, नहीं 5 से 15 दिया है। आप ध्यान से देखिए गलती ना हो, ये वर्ग अंतराल दिए हुए हैं। 5 से 15 है और फिर 15 से 25 है, 25 से 35 है, फिर 35 से 45 है, 45 से 55 है और फिर 55 से 65 है। ये है क्लास इंटरवल यानी कि CI। फिर इसमें ये तो हो गई आयु वर्षों में, क्लास इंटरवल के रूप में मैंने लिख दिया है। रोगियों की संख्या को F मानेंगे। क्या दिया है? 6 दिया है, 11 दिया है, 21 दिया है, 23 दिया है, 14 दिया है, 5 दिया है। तो क्योंकि बहुलक ज्ञात करेंगे हम, तो बहुलक में तो हमें कुछ करना नहीं होता है, सीधा वैल्यू रख देते हैं फॉर्मूले में। तो मैं सीधा लिखूंगा बहुलक बराबर, क्या फॉर्मूला होता है बहुलक का? बहुलक का फॉर्मूला है L प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा में H। अगर मैं इस बहुलक को एक सिंबल से डिनोट कर दूं जिसको मैं बोलता हूं Z, तो आपको कोई डाउट ना हो, कोई कन्फ्यूजन ना हो। मान लीजिए मैंने बहुलक को इस Z से, जैसे कि हम माध्य को X बार से दर्शाते हैं ना, तो बहुलक को मैं जब Z से दर्शाऊंगा तो ऐसे लिखूंगा Z बराबर, ऐसे में ना बहुलक नहीं लिखना पड़ेगा हमें, ये आसानी हो जाएगा। L प्लस F1 माइनस F0 बटे में
2f1 माइनस f0 माइनस का f2 गुणा में h। इस फॉर्मूले से भी आप कर सकते हैं। तो जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो z इज इक्वल टू, z क्या है, z इस बहुलक का मैंने चिन्ह लिया है, मतलब कि सिंबल लिया है। जैसे कि मैं माध्य का x बार लिखता था, बहुलक के लिए मैंने z लिख दिया है। ये भी आप समझ लीजिए। तो सबसे पहले हम इसके अंदर ये देखें कि बहुलक वर्ग क्या है। बहुत इजी है बहुलक वर्ग पहचान करना। जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है, कौन सी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी, 23 है। तो 23 किसका, 23 का जो 23 सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है, उसका वर्ग अंतराल कितना है, ये रहा 35 से 45। यही है बहुलक वर्ग। और अगर ये बहुलक वर्ग है तो बहुलक वर्ग की बारंबारता 23 है। तो 23 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा यहाँ पर f1 हो जाएगा। और ठीक इससे पहले ऊपर वाला क्या हो जाएगा, f0 हो जाएगा। f1 के ठीक नीचे वाला क्या हो जाएगा, f2 हो जाएगा। सारी वैल्यूज रख दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। तो बहुलक वर्ग में निम्न सीमा, बहुलक वर्ग ये है, निम्न सीमा 35 है। तो ये रहा हमारा 35 प्लस f1 की जगह पर कितना रखेंगे, f1 की जगह पर हम 23 रखेंगे, 23 है, माइनस f0 की जगह पर कितना रखेंगे, ठीक उसके ऊपर वाला यानी कि 21 अपॉन में आते हैं 2 गुणा f1 की वैल्यू कितनी है, f1 की वैल्यू 23 है, 23 माइनस f0 कितना है, f0 21 है, तो 21 लिख दीजिए, माइनस फिर f2 कितना है, 14 है, तो 14 लिख दीजिए, फिर इनटू में h कितना है, h मतलब क्लास इंटरवल का डिफरेंस कितने कितने का है, आप देख के बताइए। तो 15 में से 5 घटाइए 10, आप किसी को भी देखेंगे आपको 10 ही मिलेगा। तो क्लास यानी कि वर्ग माप कितना है, 10 है। इसकी कैलकुलेशन कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो मैं इसकी कैलकुलेशन में लिखूंगा z बराबर कितना है, पहले 35 प्लस, अब देखिए 23 में से 21 घटा दीजिए, कितना मिलेगा, 21 के बाद 22 और 23 यानी कि 2 बचेगा। तो आप 2 लिखिए, फिर बटे में आते हैं, 23 की गुणा 2 में करिए, कितना मिलेगा, 23 दूनी 46, 46, फिर माइनस कितना है, माइनस में 21 और फिर माइनस में 14, इसको भी लिख दीजिए, 21 माइनस का 14, और फिर गुणा में कितना रहेगा, 10 रहेगा। हल करिए आगे, तो 35 प्लस 2 अपॉन में ये 46 माइनस, अब क्योंकि माइनस का 21 माइनस का 14 दोनों ही माइनस में हैं, तो दोनों ही माइनस में है, तो ये तो क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो 21 और 14 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4 और 1 5, 2 और 1 3, 35 हो जाएगा। और फिर गुणा में 10 रहेगा। आगे सॉल्व करिए, 35 प्लस 2 अपॉन में 46 में से 35 घटाइए, तो हमें कितना मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 11, और फिर गुणा में 10 रहेगा। कुछ कट नहीं रहा है, बटे में लगा के गुणा कर दीजिए। तो 35 प्लस गुणा करिए, 10 दूनी 20, 11 के 1 में करेंगे 11। अब अगर आप इसको 20 को 11 से भाग कर दें और फिर 35 जोड़ दें तो आपका आंसर मिल जाएगा। तो मान लेते हैं मैंने 35 प्लस, मैंने 20 को 11 से भाग करा, और जब मैंने 20 को 11 से भाग करा तो मुझे कितना मिल जाएगा, इसको भाग करके देख लेते हैं। 20 को 11 से भाग करना है,
तो 11 एकम 11, घटाने पर 9 मिलेगा। पॉइंट लगाएंगे 0, 11 अठे 88, फिर 2 बचेगा, मतलब कि 2 बचेगा, पॉइंट लगाए 11 एकम 11, तो आपको 1.81 मिलेगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1.81। तो जब 35 में 1.81 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 36.81। अगर आप इसको 36.8 भी लिखेंगे तो भी ये चलेगा, इतना भी ये ठीक है। तो जेड फाइंड हो गया है इन आंकड़ों का, 36.8 हमारा आंसर आ गया है। इसके बाद क्वेश्चन में उसने एक और चीज पूछा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका माध्य भी ज्ञात कीजिए। तो वैसे तो आपको माध्य का ज्ञात करना सिखाया गया था, माध्य भी आप ज्ञात कर सकते हैं। आपको जो भी मेथड सिखाए गए हैं आप निकाल लीजिए। चलिए मैं भी निकाल के दिखा देता हूँ थोड़ा सा आपको। तो जो क्लास इंटरवल CI दिया है, मैं फिर से आंकड़ों को लिखूंगा क्योंकि अब मुझे माध्य ज्ञात करना है। क्लास इंटरवल में फिर से लिख देता हूँ 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65। फिर इसमें बारंबार था, फ्रीक्वेंसी भी पता होनी चाहिए। 6, 11, 21, 23, 14, 5। अच्छा ये 15 नहीं, ये 5 है। एक बार रीचेक कर लेते हैं। इसमें हमें 6 दिया है, 11 दिया है, 21 दिया है, 23 दिया है, 14 दिया है, 5 दिया है, सही है। अब ये डिसाइड करने के लिए कि विधि कौन सी यूज की जाए तो हमें XI की जरूरत पड़ेगी कि XI की वैल्यूज छोटी हैं या बड़ी हैं, ये पता कर लेते हैं। तो 15 5 20 का आधा 10, 25 और 15 कितना हो जाएगा 40, 40 का आधा 20। और फिर इस तरह से आप देखेंगे तो 10 और 20 में 10 का अंतर है, तो अगला मिलेगा 30, अगला फिर मिलेगा 40, फिर नेक्स्ट मिलेगा आपको 50, फिर नेक्स्ट मिलेगा आपको 60। तो आप देख रहे हैं XI की वैल्यूज काफ़ी बड़ी हैं। तो बताइए कौन सी विधि लगाएं? पग विचलन विधि लगा दें? चलिए पग विचलन विधि लगा देते हैं। तो जब यहाँ पर पग विचलन विधि लगाएंगे तो लिख दीजिए पग विचलन विधि द्वारा। तो पग विचलन विधि लगाइए आप। क्या है पग विचलन विधि? x बार बराबर a प्लस सिग्मा FI/UI अपॉन में सिग्मा FI और फिर गुणा में h। तो a निकालना है सबसे पहले हमें a। तो a XI में से आप कौन सी वैल्यू लेंगे जो बीच में है? तो बीच में कौन सी है? आपके पास 20 है, 30 है, 40 से कुछ भी मान लीजिए। चलिए मैंने 30 को मान लिया a। अब मुझे निकालना है DI। तो मैं निकालूंगा XI माइनस a करूंगा तो DI आराम से निकल जाएगा। तो a मेरे पास कितना है 30 है, इस 30 को मुझे घटाना है इन सभी में से और DI निकलता चला जाएगा। चलिए निकाल देते हैं। 10 में से अगर मैं 30 घटाऊंगा तो माइनस का ज़्यादा है, माइनस का मुझे कितना मिलेगा 20। 30 में से 20 घटाऊंगा तो माइनस का ज़्यादा है, मुझे मिलेगा 10। 30 में से 30 घटाऊंगा 0। अगर मैं 40 में से 30 घटाऊंगा तो प्लस का ज़्यादा है तो मुझे मिलेगा 10। 50 में से अगर मैं 30 घटाऊंगा तो मुझे प्लस का ज़्यादा है तो मिलेगा 20। अब 60 में से 30 घटाऊंगा तो प्लस का ज़्यादा है तो मुझे मिल जाएगा कितना 30।
तो ये मैंने डायरेक्ट निकाला है क्योंकि स्पेस की कमी आ जाएगी मुझे यहाँ लिखने में, इसलिए मैंने डायरेक्ट निकाल दिया है। आप इसको समझ लीजिएगा थोड़ा सा, मैंने डायरेक्ट निकाल दिया है। तो डी के बाद में यू निकाल सकता हूँ, क्योंकि हमें यू निकालना था। यू निकालने के लिए डी हमें पता होना चाहिए। डी अगर हम नहीं निकालेंगे तो यू नहीं निकलेगा, क्योंकि डी को जो हमारा निकला है उसी सहायता से हम यू ज्ञात करेंगे। पहले तो क्लास इंटरवल का एच देख लीजिए। तो अगर आप एच देखेंगे तो एच इसके अंदर कितना है, इसके अंदर एच आपका 10 है, क्योंकि सबके बीच में 10-10 का अंतर है। तो अगर आप इस सभी डी को एच से डिवाइड कर दें तो आपका यू निकल जाएगा। करते हैं भाग। इसको जब 10 से भाग करेंगे तो माइनस का 2 मिलेगा। इसको जब 10 से भाग करेंगे तो आपको 1 मिलेगा। इसको भाग करेंगे 0 मिलेगा। इसको 10 से भाग करेंगे 1 मिलेगा। इसको 10 से भाग करेंगे 2 मिलेगा। इसको 10 से भाग करेंगे 3 मिलेगा। तो आपको यू भी मिल गया। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग FI/UI दोनों निकालना है। तो जब आप FI/UI दोनों निकालेंगे तो निकाल लीजिए। कैसे? गुणा करके। FI/UI की गुणा हो जाएगी। ये आपका UI है, ध्यान दीजिएगा। तो FI इसको आप दिखा दीजिए कि ये FI है। FI की गुणा UI में, तो 6 दूनी माइनस का 12, 11 की माइनस 1 में करेंगे -11, 21 गुणा 0 में करेंगे 0, 30 की गुणा 1 में करेंगे 23, 14 दूनी 28, 5 तिहाई 15। ये आपको सब मिल जाएगा FI/UI। अब और क्या करना है? जोड़ना है। माइनस वालों को अलग जोड़िए, प्लस वालों को अलग जोड़िए। तो चलिए जोड़ते हैं। माइनस का मुझे कितना मिलेगा? माइनस का मुझे मिलेगा 12 और 11, यानी कि कितना मिलेगा? 23 मिलेगा। प्लस का कितना मिलेगा मुझे? 8, 5, 13, 3, 16, 6 हासिल 1, 2, 2, 4, 5, 6, 66 मिलेगा। घटा देते हैं 6 में से 3, क्योंकि यहाँ पर मुझे इन सबको जोड़ना है। जोड़ने का मतलब जो माइनस वाले हैं वो तो घट जाएंगे। तो माइनस का मुझे 30 मिला है, प्लस का 66 मिला है। जब इनको जोड़ूंगा तो ये भी घटेगा, क्योंकि ये माइनस में है इसलिए। 6 में से 3 घटाऊंगा 3, 6 में से 2 घटाऊंगा तो 4, 2, 6, 43। तो इसका मतलब अगर मैं इन सबको जोड़ूं, तो कितना मिलेगा मुझे? 43 मिलेगा। फ्रीक्वेंसी को भी जोड़ लीजिए, फ्रीक्वेंसी भी जुड़ेगी। यहाँ मैं टोटल योग लिख देता हूँ, क्योंकि मैं योग कर रहा हूँ। यहाँ भी मैंने योग कर दिया है, फ्रीक्वेंसी का भी योग करना है। तो कितने रोगी हैं ये टोटल? क्वेश्चन में उसने बताया है, रोगियों की संख्या नहीं बताया। चलिए जोड़ लेते हैं। टोटल हमारे पास 80। इन सबको अगर हम जोड़ दे तो कितना मिलेगा हमें? 80 मिल जाएगा। तो अब इसको हम फाइंड कर लेते हैं वैल्यूज रख के। ए कितना रखेंगे? ए हम रखेंगे यहाँ पर 30 प्लस सिग्मा FI/UI कितना है? 43। तो यहाँ मैं 43 लिखूंगा। सिग्मा FI की जगह पर मैं कितना लिखूंगा? 80। यहाँ पर 80 है। H कितना है? H यहाँ पर 10 है। तो 0 से 0 कट जाएगा। अब आपको मिलेगा 30 प्लस 43 को 8 से भाग कर दीजिए। चलिए मैं यहीं पर भाग करके दिखा देता हूँ 43 को 8 से। तो 8 पंचे हो जाएगा 40, और घटाने पर 3 मिलेगा। पॉइंट लगाएंगे 0, 8 तियां 24, 8 तियां हो जाएगा 24, घटाने पर 6 मिलेगा। पॉइंट लगाए 0, 8 सत्ते 56, तो ये मिलेगा मुझे 4। तो मान लीजिए भाग करा मैंने 43 को 8 से, तो मुझे कितना मिला? 5.37 मिल गया है। तो अब मैं इसको लिखूंगा। कितना लिखूंगा? 30 और 5 35, यानी कि 35.37। ये हमारा x बार फाइंड हो चुका है।
तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन का x बार भी फाइंड कर लिया है और बहुलक भी फाइंड कर लिया है। तो बहुलक भी हमारा फाइंड हो चुका है और माध्य भी फाइंड हो चुका है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? क्वेश्चन में कहा गया था कि उपरोक्त आंकड़ों का बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए, फिर दोनों केंद्रीय प्रवृत्तियों के मापों की तुलना कीजिए और उनकी संख्या और उनकी व्याख्या कीजिए। अच्छा, हमें व्याख्या भी करना है। तो अगर आप व्याख्या करना चाहते हैं तो आप क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो बहुलक आया है वो आया है 36.8। अगर आप इस बहुलक को ध्यान दें तो बहुलक कितना आया है? 36.8 आया हुआ है। और जो माध्य आया है वो आया 35.37। तो यहाँ पर आप क्या अंदाजा लगाएंगे कि आप लगा सकते हैं कि जो बहुलक है वो 36.8 है, यानी कि इस 36.8 वर्ष की जो आयु समूह के अस्पताल में जो रोगियों की संख्या है अधिकतम है, क्योंकि बहुलक क्या बताता है? अधिकतम संख्या को बताता है। जबकि जो अस्पताल में भर्ती होने वाले रोगियों की औसतन आयु है वो कितना है? 35.37 वर्ष। तो यहाँ पर दो चीजें आपने देखा है। माध्य से हमें क्या पता चल रहा है? माध्य से पता चल रहा है कि अस्पताल के अंदर जो भर्ती होने वाले रोगी की जो औसतन आयु है वो कितनी है? 35.37 वर्ष। तो अगर मैं इस चीज को लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ। और बहुलक से मुझे क्या पता चल रहा है? रोगियों की अधिकतम संख्या। तो दो चीजें मुझे पता चल गई हैं, तो चलिए इनको लिख देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे अतः रोगियों की अधिकतम संख्या कितनी है? लिख देते हैं रोगियों की अधिकतम संख्या। रोगियों की अधिकतम संख्या कितनी है? ये 36.8। और क्वेश्चन में हमें ये वर्षों में दिया है, तो आप 36.8 वर्ष भी लिख सकते हैं। इसको भी वर्ष लिख सकते हैं और इसको भी आप वर्ष लिख सकते हैं, मतलब ईयर्स। तो रोगियों की अधिकतम संख्या ये है। और आप बताएंगे कि रोगियों की जो औसतन यानी कि औसतन आयु है वो कितनी है? आप लिखिए और रोगियों की औसतन। औसतन का मतलब माध्य में औसत को बताता है। औसतन जो आयु है कितना है? 35.37 वर्ष। तो ये चीज आप और देख सकते हैं। बहुलक से हमें पता चल रहा है कि रोगियों की अधिकतम संख्या कितनी है, तो 36.8 है। और माध्य से पता चल रहा है कि औसतन आयु कितनी है, वो है 35.37 वर्ष। तो इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। यही हमने व्याख्या करा है। तो आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों में की सूचना देते उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। तो ये हमारे पास आंकड़े हैं, उनका बहुलक ज्ञात करना है। चलिए इस आंकड़े का बहुलक ज्ञात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर लेते हैं। इसमें आपको क्लास इंटरवल दिया है, यानी कि CI दिया हुआ है। CI कितना दिया है? जीवन काल जो क्लास इंटरवल दिया है घंटों में वो दिया है हमें 0 से 20।
फिर दिया है 20 से 40, फिर दिया है 40 से 60, फिर दिया है 60 से 80, फिर दिया है 80 से 100, फिर दिया है 100 से 120, अब इसके अंदर आपको फ्रीक्वेंसी भी दिया है, बारंबारता दिया है। कितना दिया है? पहले का 10 है, फिर 35 है, फिर 52 है, 61 है, 38 है, 29 है। ये आपको दिया हुआ है, इसको हम एक बार देख लेते हैं। 0 से 20 है, 20 से 40 है, 40 से 60 है, 60 से 80 है, 80 से 100 है, 100 से 120 है। बारंबारता 10 है, 35 है, 52 है, 61 है, 38 है, 29 है। चलिए, ये सारी चीज़ें हमें दी हुई हैं और सीधा बोला है बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक, क्योंकि ये वर्गीकृत आंकड़े हैं तो बहुलक ज्ञात करने के लिए तो हमारे पास फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है इसका? इसका फॉर्मूला हमारे पास है, हम लिखेंगे बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा में H। ये फॉर्मूला हो गया। तो बहुलक को मैं Z से दर्शाता हूँ समझाने के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं बहुलक वर्ग कौन सा है। तो बहुलक वर्ग की पहचान कैसे करेंगे आप बताइए मुझे। जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है, तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है? इसके अंदर सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पर मुझे दिख रहा है 61। 61 से बड़ी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है। तो 61 हो गया आपका F1, ठीक इसके ऊपर F0 और F1 के बाद F2। सारी एक चीज निकलते ही सारा निकल जाता है। और बहुलक वर्ग ये है 60 से 80, जिसकी निम्न सीमा हमें लेना है 60 लेना है। तो मैं सीधा लिखूंगा 60 प्लस F1 की जगह पर मैं कितना लिखूंगा 61 माइनस F0 की जगह में लिखूंगा 52। नीचे आते हैं 2 इंटू F1 की जगह पर कितना 61 माइनस F0 की जगह पर कितना 52 माइनस F2 की जगह पर कितना 38, फिर गुणा में H कितना लिखेंगे, कितने कितने का डिफरेंस है 20 का। अब इसको सॉल्व करके आंसर निकाल लेते हैं और कुछ करना नहीं है। तो Z इज इक्वल टू मैं 60 लिखूंगा पहले प्लस 61 में 61 में से हमें 52 घटाना है। तो हमें कितना मिलेगा 52 8 60, यानी कि 8 और 1 9 मिल जाएगा। कितना मिलेगा 9 मिल जाएगा। बटे में आते हैं 61 की गुणा 2 में होगी तो हमें मिलेगा 2 और 6 दूनी 12, ये मिल जाएगा हमें 122। तो 122 मिलेगा। फिर माइनस का 52 और माइनस का 38, 52 माइनस का 38 और गुणा में कितना रहेगा, गुणा में कितना है 20। तो ये रहेगा 60 प्लस 9 बटे में 122, फिर माइनस 52 माइनस 38, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो कितना मिलेगा 8 और 2 10 की 0 हासिल 1, 5 3 8 और 1 9, 90 मिलेगा। माइनस का निशान रहेगा बीच में और गुणा में ये आया 20। तो 60 प्लस 9 बटे में 122 और 90 घटाना पड़ेगा हमें। तो कितना मिलेगा, हमें मिल जाएगा 2 और 9 3 12, यानी कि 32 मिलेगा। और गुणा में कितना रहेगा 20 रहेगा। 4 पंचे 20, 4 अठे 32। अगर मैं इसको काट दूं तो मुझे कितना मिल जाएगा, 4 से काट देता हूँ, 4 पंचे 20, 4 अठे 32।
तो अब मुझे मिलेगा 60 प्लस 9 की गुणा 5 में करेंगे क्योंकि गुणा का निशान है। 9 पचे 45 बटे में 8। अब इसको कैलकुलेशन करना पड़ेगा तभी ये सॉल्व होगा। तो अब मैं 45 को 8 से भाग करूंगा। चलिए मैं पीछे जगह है यहाँ पर निकाल दे रहा हूँ। जेड बराबर आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा ये 60 प्लस 45 बटे 8 है। 60 प्लस 45 बटे में 8, तो ये बराबर आएगा 60 प्लस इस 45 को 8 से भाग कर देते हैं। तो जब 45 को 8 से भाग कर 8 पंचे 40, 5 आया 0.0, 8 सत्ते 56 ज़्यादा हो जाएगा, 8 6 48, तो यहाँ पर बचेगा 2 पॉइंट लगाए 0, 8 दूनी 16, तो हमें मिलेगा 5.62। तो हमें मिलेगा जेड बराबर, अब हम इन दोनों को जोड़ दें तो 60 ये और 5 ये, 60 5 65.62। अगर मैं इसको 8 पंचे 40 मान लीजिए, यहाँ पर कितना है ये 20 है, तो वैसे तो नहीं जाएगा ये क्योंकि 20 है ये, तो पॉइंट लगाए 8 दूनी 16, तो मतलब 6 पॉइंट, चलिए इतना ही बहुत है। मैं यहाँ पर कितना ले रहा हूँ 5.62 ले रहा हूँ और मैंने इन दोनों को जब जोड़ा तो मुझे मिला 65.62। इतना भी अगर आप लिख देंगे तो भी आपका सही है। इतने घंटे जो है यहाँ पर, वैसे तो अगर आप इसको पूरा पूरा भाग करेंगे, 45 को 8 से पूरा पूरा भाग करेंगे और 60 जोड़ेंगे, जो आपको जेड है वो 65.625 मिलेगा। लेकिन अगर आप ये लिख देते हैं तब भी आपका सही है, अगर आप पूरा कर देते हैं तब भी आपका सही है, दोनों ही आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 पूरा कंप्लीट हो गया है। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है। इसमें लिखा है निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, साथ ही माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात कीजिए। दोनों चीजें पूछा है। चलिए हम इसमें बहुलक मासिक व्यय भी ज्ञात करते हैं और माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। चलिए सॉल्व करते हैं इसको भी। हमें इसमें जो क्लास इंटरवल लेना है, देखिए कितना लेना है क्लास इंटरवल। CI लेते हैं पहले। ये इसमें दिया है हमें 1000 से 1500 दिया है, फिर 1500 से दिया है 2000, फिर 2000 से दिया है 2500, फिर 2500 से दिया है 3000, 3000 से दिया है 3500, 3500 से दिया है 4000, 4000 से दिया है 4500, 4500 से दिया है कितना 5000। तो देखने में काफ़ी बड़ा है ये, क्लास इंटरवल बहुत ज़्यादा दिया है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हम फाइंड कर लेंगे। फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है इसने हमें, कितना दिया है फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं। ये तो थी वह रुपयों में परिवारों की संख्या, ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। 24 पहला दिया है, दूसरा 40 दिया है, फिर 33 दिया है, फिर 28 दिया है, फिर 30 दिया है, फिर 22 दिया है, फिर 16 दिया है, फिर 7 दिया है। ये आपको फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, इस प्रकार से आप इसको देख लीजिए।
चलिए जेड निकालते हैं, अर्थात इसका बहुलक निकालते हैं। L प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा में H। ये चीज़ आपके सामने है। L सबसे पहले हम देखते हैं बहुलक वर्ग। एक के निकलते ही सारा निकल जाता है। तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी आपको कौन सी दिख रही है, बताइए आप। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी दिख रही है? तो मेरे हिसाब से 40 से बड़ी तो कोई फ्रीक्वेंसी ही नहीं है, या है? नहीं है। तो यहाँ पर 40 से बड़ी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो ये हुआ आपका 40। तो 40 यहाँ पर क्या है? F1 है। ठीक है, उसके ऊपर वाला F0 है। F1 के नीचे वाला कितना है? F2 है। हो गया सारी चीज़ें। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा 1500 है। सब निकल गया, वैल्यू रखते हैं। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा 1500, L की जगह लिखिए 1500 प्लस F1 की जगह पर कितना? 40 माइनस F0 की जगह पर 24 2 गुणा F1 की जगह पर कितना? 40 माइनस F0 की जगह पर कितना रखेंगे? 24 माइनस F2 की जगह पर 33 गुणा H की जगह पर कितना? इन सभी के बीच का डिफरेंस कितने कितने का है? तो आप देखेंगे 500 का है। इसको कैलकुलेशन कर दें तो आपका आंसर मिल जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो आप लिखेंगे Z बराबर, ये कितना है? ये आपका 1500 है। 1500 लिखिए। 40 में से 24 घटाएगी तो कितना मिलेगा? 16 मिलेगा। बटे में आते हैं। 40 दूनी 80 माइनस फिर कितना है? 24 और माइनस का 33, ये भी लिख देते हैं। 24 माइनस का 33 फिर गुणा कितना है? ये 500 है। 500 लिखिए। आगे सॉल्व करते हैं। Z बराबर ये 1500 प्लस ये कितना है? 16 बटे में 80 माइनस 24 और माइनस 33, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, दोनों जुड़ जाएंगे। तो कितना मिलेगा? 33 और 24, ये मिलेगा 4 और 3 7, 3 और 2 5, 57 और फिर गुणा में 500। तो ये मिलेगा हमारा 1500 और ये ऊपर कितना? 16। ये प्लस करना है हमें। 80 में से 57 घटा दीजिए, कितना मिलेगा आपको? आपको मिलेगा 23 और गुणा में रहेगा 500। अब तो यहाँ पर कुछ भी मतलब कि यहाँ पर कट नहीं रहा है, तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। 1500 प्लस इसके नीचे 1 लगा दीजिए। 16 और 500 की गुणा कर दीजिए। 16 बचे 80, 80 के बाद 2 जीरो इसके आगे आ जाएगा और बटे में 23। अब आप क्या करेंगे? अब आप इस 1500 में पहले तो 8000 को 23 से भाग कर दीजिए। तो कैलकुलेशन काफ़ी लंबी जाएगी, मैं चाहता हूँ ये आप भाग कर लें। तो जब आप ऐसा करेंगे 8000 को 23 से भाग कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिलेगा 347.83, ये मिल जाएगा। तो आपको आंसर, अब इन दोनों को जोड़ दीजिए। मैंने इसको भाग कर दिया है या काट दिया है, जो भी समझ लीजिए। इसको इससे भाग करेंगे तो आपको 347.83 मिलेगा। दोनों को जोड़ देते हैं, आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 1847.83। ये हमारा बहुलक निकल गया है। यही है बहुलक मासिक व्यय। क्या आया है? बहुलक मासिक व्यय इतने रुपए आया है। ये इतना जो है बहुलक मासिक व्यय हमारा फाइंड हो चुका है, आपके सामने है, आप देख लीजिए। ये आपके सामने है
अब क्वेश्चन में उसने शायद माध्य मासिक व्यय भी पूछा है, तो वो भी हमें फाइंड करना पड़ेगा। इसको और फाइंड कर लेते हैं, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए एक बार और लिखते हैं CI को। कहाँ से था ये? 1000 से 1500। तो 1000 से 1500, फिर 1500 से 2000, फिर 2000 से 2500, 2500 से 3000, 3000 से 3500, 3500 से 4000, 4000 से 4500, 4500 से 5000 पूरा। यही आपको इतना ही लेना है। अब इसके अंदर आपको फ्रीक्वेंसी F भी दिया हुआ है, बारंबारता दी है कितनी। पहला दिया है 24, मैंने यहाँ पर सबको लिखा है, आप देख सकते हैं 24। दूसरा दिया है 40, तीसरा दिया है 33, चौथा दिया है 28, पांचवा दिया है 30, फिर दिया है 22, फिर दिया है 16, फिर दिया है 7। फ्रीक्वेंसी दिया है। तो मेथड कौन सा लगाएं ये हमें बताएगा एक्सआई थोड़ा सा लग रहा है कि काफ़ी लंबा जाएगा एक्सआई, देखते हैं। तो ये आपका एफआई रहेगा, ये रहेगा एक्सआई। 1500 और 1000 को जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा? हमें मिलेगा 2500। 2500 का आधा कितना होता है? 1250। 2000 और 1500 ये हो जाएगा 2 और 1 3000, यानी 3500। 3500 का आधा हो जाएगा 1750। तो आप सभी को जोड़ जोड़ के आधा कर दीजिए। मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगला मिलेगा आपको 2250, फिर आपको मिलेगा 2750, फिर आपको मिलेगा 3250, फिर आपको मिलेगा 3750, फिर आपको मिलेगा 4250, फिर आपको मिलेगा 4750। जब आप इन सबको जोड़ जोड़ के आधा करेंगे तो एक्सआई आपको ये मिलेगा। बहुत बड़ी वैल्यूज दिख रही हैं ये आपको, तो हमें यहाँ पर या तो यहाँ पर हम कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करें या पग विचलन विधि का प्रयोग करें। तो चलिए हम इसको पग विचलन विधि का प्रयोग करके सॉल्व कर लेते हैं। तो पग विचलन विधि से क्या है फॉर्मूला? x बार बराबर a प्लस सिग्मा FI UI बटे में सिग्मा FI और गुणा में h, ये फॉर्मूला है। तो UI के लिए DI चाहिए होगा, मैं DI को डायरेक्ट निकालूंगा क्योंकि जगह कम पड़ेगी वरना। तो DI कैसे निकाला जाएगा? XI माइनस A करके। तो XI पहले तो A लीजिए, A लेते हैं जो सबसे मिड वैल्यू है। बीच में आपको मिड वैल्यू क्या दिख रही है? तो यहाँ पर आपके पास 2750 है, 3250 है, 3750 है। आप किसी को भी A मान सकते हैं। चलिए मैंने यहाँ पर A किसको माना है? A माना है मैंने 3250 को। अब मैं घटाऊंगा, इसमें से जब मैं 3250 घटाऊंगा तो मुझे कितना मिल जाएगा? मुझे मिलेगा, घटाना पड़ेगा ये तो क्योंकि काफी बड़ी अमाउंट वैल्यू जा रही है ये। चलिए घटा के देख लेते हैं। मैं जो है घटा रहा हूँ 3250 में से जब मैं 1250 घटाऊंगा तो मुझे कितना मिलेगा? एक तो मिल जाएगा 0, फिर 5 में से 5 घटाएंगे 0, 2 में से 2 घटा देंगे 0, 3 में से घटा देंगे 2।
इसका मतलब माइनस का 2000 मिलेगा। कितना मिलेगा? माइनस का 2000। जब मैं, और माइनस का ज़्यादा भी है इसलिए माइनस का निशान है। जब मैं 1750 में से घटाऊंगा 3250 को, तो मुझे कितना मिलेगा? मुझे कितना मिल जाएगा? 1500 मिल जाएगा। तो मैं माइनस का लिख रहा हूँ 1500। जब मैं 2250 को इसमें से घटाऊंगा किसको? 3250 को, तो माइनस का ज़्यादा है तो मुझे माइनस का कितना मिलेगा? मुझे मिल जाएगा 1000। जब मैं 2750 में से इस 3250 को घटाऊंगा तब मुझे कितना मिल जाएगा? तब मुझे मिल जाएगा कितना? 500 मिल जाएगा। तो माइनस का ज़्यादा है तो इसलिए मैं माइनस का 500 लिखूंगा। जब मैं 3250 में से 3250 को घटा दूंगा तो मुझे 0 मिल जाएगा। अब 3750 में से मुझे घटाना है 3250 को, तो प्लस का ज़्यादा है। तो जब मैं 3750 में से 3250 को घटाऊंगा तो प्लस का ज़्यादा मुझे कितना मिल जाएगा? मुझे मिलेगा 500। जब मैं 4250 में से 3250 को घटाऊंगा तो मुझे प्लस का ज़्यादा मिलेगा। कितना मिलेगा? 1000। जब मैं 4750 में से 3250 को घटाऊंगा तो प्लस का ज़्यादा है तो मुझे कितना मिल जाएगा? 1500। तो ये आपको दिमाग में DI को फाइंड करना है। इस प्रकार से मैंने आपको फाइंड करके दिखा दिया है। अब आप UI आसानी से फाइंड कर सकते हैं। कैसे? आप DI को भाग कर दीजिए किससे? H से भाग कर दीजिए। H कितना है? घटाइए। कितने कितने का अंतर है? 500 का अंतर है। आप इस DI को सभी को 500 से भाग करके UI निकाल लीजिए। तो कितना? इसको जब मैं 500 से भाग करूंगा तो माइनस का मुझे मिल जाएगा कितना? ये मिल जाएगा, 2 0 0 कट जाएगा और ये 5 चौक 20, माइनस का 4 मिलेगा। इसको भाग करूंगा तो माइनस का 3 मिलेगा। इसको भाग करूंगा तो माइनस का 2 मिलेगा। इसको भाग करूंगा तो माइनस का 1 मिलेगा। इसको भाग करूंगा 0 मिलेगा। इसको भाग करूंगा 1 मिलेगा। इसको भाग करूंगा 2 मिलेगा। इसको भाग करूंगा 3 मिलेगा। तो UI इस तरह से फाइंड हो गया। एक लास्ट चीज और फाइंड करना रह गया है, FI तो स्पेस है तो निकाल लेते हैं यहीं पर ही FI और UI को निकाल लेते हैं। स्पेस है तो FI ये रहा, UI ये रहा। 24 की उड़द 4 में करिए तो कितना मिल जाएगा? 96। तो माइनस का लिखिए 96, क्योंकि निशान माइनस का है ना इसलिए। 40 की उड़ा जब -3 में करेंगे तो 4 3 12, 120 मिलेगा, लेकिन माइनस का मिलेगा कितना? 120। 33 की उड़ा 2 में करेंगे, माइनस का ज्यादा है तो माइनस का 66 आप लिखिए, मतलब गुणा करते समय कि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 28 की उड़ा -1 में करिए तो माइनस का 28। 30 की उड़ा 0 में करिए 0। 22 की उड़ा 1 में करिए 22। 16 की उड़ा 2 में करिए 16 दूनी 32। 7 की उड़ा 3 में करिए 7 तियां 21। अब आप प्लस वालों को अलग इकट्ठा कर लीजिए, माइनस वालों को अलग इकट्ठा कर लीजिए। चलिए प्लस वाला देखते हैं कितने हैं हमारे पास। प्लस का कितना हो जाएगा? ये रहा प्लस का सब। तो 2 2 4 और 1 5, 2 2 3 और 2 5 और 2 7। प्लस का तो 75 मिला। माइनस का कितना मिलेगा देखते हैं। 6 6 12, 12 8 20 कि 0 हासिल 2। चलिए 2 के बाद मैं जोड़ लूंगा, हासिल को 2 जोड़ना है। 9 2 11, 11 और 6 17, 17 और 2 19 और 2 23। 23 के 19 और 2 कितना हो जाएगा? 20 21, 21 आएगा। 21 का 1 हासिल 2, तो 2 और 1 ये 3, यानी कि 310 आया माइनस का। तो माइनस का 310 प्लस का माइनस का तो ज़्यादा है तो माइनस का तो निशान आएगा। निशान तो माइनस का लगा लिया मैंने, लेकिन 310 में से 75 को घटाना पड़ेगा। कितना मिलेगा मुझे? 10 में से 5 घटाएंगे 5 मिलेगा। फिर यहाँ बचेगा 0। 10 में से 7 घटाएंगे 3 मिलेगा। यहाँ मिलेगा 2। तो
तो मुझे मिलेगा 235। तो कितना मिल जाएगा 235। जब आप FI को जोड़ेंगे सभी FI को जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा कितना 200। कितना मिल जाएगा 200। तो अब आपके पास सब कुछ है, बस आपको फाइंड करना सॉल्व करना बाकी रह गया है। चलिए निकाल देते हैं। x बराबर a की जगह कितना रखेंगे, a की जगह 3250। काफ़ी बड़ी संख्याएं आ रही हैं लेकिन चलिए कोई बात नहीं। 3250 प्लस सिग्मा FI की जगह माइनस का 235 रहेगा। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर कितना लिखूंगा माइनस का 235 माइनस 235। सिग्मा FI की जगह में कितना लिखूंगा 200 गुणा h कितना लिखूंगा, h में लिखूंगा कितना ये 500। तो 2 जीरो से 2 जीरो तो कट जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, आंसर मिल जाएगा x बार बराबर 3250 प्लस माइनस ये कितना है, ये है हमारा 235। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया है। इस 5 को अगर मैं 2 से काट दूं तो सही रहेगा ना, आसानी हो जाएगा। 2 1 जा 2 और जब मैं 5 को 2 से काटूंगा तो 2 दूनी 4 मतलब 2.5 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा 2.5 मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, बस इन दोनों की गुणा और फिर इसमें से घटा देना है, क्योंकि प्लस माइनस तो मैंने पहले ही कर दिया है। 235 की गुणा 2.5 में कर देंगे क्योंकि गुणा का निशान है। 5 को मैंने 2 से काट दिया है। तो जब आप गुणा करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, आपको मिल जाएगा 587.5 ये मिल जाएगा। अब आप इसमें से इसको घटा देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा कितना, आपको आंसर मिलेगा 266 और फिर 2.50 रुपए। तो ये जो फाइंड हुआ है यही है आपका माध्य इस डेटा का। क्वेश्चन में दोनों चीजें पूछा था, कह रहा था इसका माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात कीजिए। तो दोनों चीजें फाइंड हो चुकी हैं। ये जो आया है माध्य मासिक वेतन यानी कि औसत व्यय आया है, ये आया है औसत व्यय, इसको आप बोलेंगे औसत व्यय। औसत व्यय इतने रुपए आया है और फिर जो है बहुलक मासिक व्यय इतने रुपए आया है। दोनों आपके सामने हैं। तो इस प्रकार से मैंने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। बाकी के जो क्वेश्चन है मैं उसको अगले वीडियो में सॉल्व करूंगा। 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, वो भी हो जाएगा। अगर आप कर सकते हैं तो उसको अभ्यास कर लीजिएगा, बाकी मैं आपको सॉल्व करके समझा दूंगा, वीडियो अपलोड कर दूंगा। अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आता है तो इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपके लिए अपने इस चैनल पर इस प्रकार से वीडियो अपलोड करते रहें डेली। धन्यवाद।